Hello class 8 students. Today we will discuss some topics of the lesson weaving and smelting industries in India. And here, by the beginning of the 19th century, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from the traditional markets in Africa, America and Europe. अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में जो ट्रेडिशनल पारंपरिक उनके जो बाजार थे उनको ख़त्म कर दिया। ये जो ब्रिटिश जो क्लोथ था वो सारी जगह छा गया और जो थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया दे वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, वो रोजगार से उन्हें हाथ धोना पड़ा। बंगाल वीवर्स वर द वर्स्ट हिट। बंगाल में जो बुनकर थे वो सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित हुए। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज दे स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गेव आउट then advances to weavers to secure supplies. Distressed weavers wrote petition to the government to help them. तो जो बुनकर थे उनको पहले गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इंटरमीडियरीज थे जो बीच में वो प्रोवाइड करते थे, मनी प्रोवाइड करते थे ताकि कि वो वीविंग करें। और नाउ दे वर नॉट प्रोवाइडिंग द मनी, वो उनको मनी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो देयरफॉर दे वर इन शॉर्ट सप्लाईज, उनके पास सप्लाई कमी थी और जो वीवर्स थे वो बहुत निराश हो गए थे। उन्होंने गवर्नमेंट को भी अपने पिटिशंस लिखी कि वो लिखित में उन्होंने लिखा कि हमें हेल्प की जाए बिकॉज दे वर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फीड देयर फैमिलीज। उनको अपने घरों को चलाना मुश्किल हो गया था। बट वॉर्स वाज स्टिल टू कम। बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट और 1830 तक जो विदेशी ब्रिटिश कपड़ा था, कॉटन कपड़ा था, वो इंडियन मार्केट में छा गया। इन द फैक्ट by the 1880s, two-thirds of all the cotton cloth worn by Indians were made of cloth produced in Britain. तो ज़्यादा देख रहे हैं कि 1880 तक जो भारतीय लोग थे, 2/3 जो भारतीय लोग थे वो जो कपड़ा पहनते थे वो ब्रिटेन से आता था। दिस affected not only specialized weaver but also spinners. Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless. तो हजारों की संख्या में जो ऐसी जो ग्रामीण औरतें थी जो कि अपनी जीविका कमाती थी, रोजगार कमाती थी, कॉटन को स्पिन करके थ्रेड बनाने में, वो उनके पास कोई जॉब नहीं था, वो उनके पास कोई काम नहीं था। एंड दे इफ दे डोंट हैव द वर्क they don't have the money for. Handloom weaving did not completely die in India. This was because some type of cloth could not be supplied by machines. हैंडलूम जो हाथ से जो बना हुआ वीविंग का काम था ये पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ इंडिया में, क्योंकि कुछ जो तरह का जो कपड़ा होता है वो मशीन सप्लाई नहीं कर सकती। कैसे मशीन प्रोड्यूस करेगी साड़ीज विद इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लॉथ्स विद ट्रेडिशनल वूविंग पैटर्न्स। तो जो भारतीय जो क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, जो साड़ीज है जिसमें कि बुनाई की जाती है, हाथ से कढ़ाई की जाती है, वो ट्रेडिशनल वूविंग पैटर्न जो होते हैं दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द हैंड्स। देयर आर वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंगस्ट द रिचेस्ट बट आल्सो अमंगस्ट द जो मिडिल क्लास थी, मध्य वर्ग था, उसको भी इस कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। नॉट डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन ब्रिटेन प्रोड्यूस द वेरी कोर्स क्लॉथ यूज्ड बाय द पुअर पीपल इन इंडिया। और जो विदेशी जो ब्रिटेन के जो लोग थे वो ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते थे जो कि कोर्स मतलब रफ सा जो क्लॉथ था जो कि इंडियन पीपल पहनते थे। यू मस्ट हैव हर्ड इन वेस्टर्न इंडिया एंड द मदुरई इन साउथ इंडिया। जो शोलापुर जो वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत में, और मदुरई जो कि साउथ इंडिया में, दिस टाउन इमर्ज्ड एज इम्पॉर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 19th century। 19वीं शताब्दी के जो आखिरी के दशकों में ये इम्पॉर्टेंट टाउन्स बन गए। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल टू बॉयकॉट इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल्स एंड यूज हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लॉथ। खादी gradually become a symbol of nationalism. The charkha came to represent India. It was at the center of the tricolor flag of the Indian National Congress in 1931. 1931 में भारत के जो झंडे पर
चरखा जो था वो मिडल में उसके सुशोभित हो रहा था। महात्मा गांधी ने लोगों को ये उनसे रिक्वेस्ट की कि वो लोग जो इम्पोर्टेंट जो बाहर से जो कपड़ा आ रहा है, उस इम्पोर्ट हो रहा है टेक्सटाइल, उसको बंद करें और हाथ से बुना हुआ कपड़ा पहने। और धीरे धीरे लोगों में ये जागरूकता आई। व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड? Many weavers, they become agricultural laborers, some migrated to cities in search of work, and yet another, some went out of the country to work in the plantation of Africa and South America. तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में जो प्लांटेशन फील्ड्स थी उनमें काम करने के लिए ये लोग शिफ्ट हो गए इन द सर्च ऑफ वर्क, या फिर दूसरे एग्रीकल्चरल लेबरर की तरह खेतों में मजदूरी करने के लिए वो डिफरेंट पर्सनस के खेतों में काम करने लगे। कॉटन मिल्स भी एस्टेब्लिश हो गई इसी टाइम में, अहमदाबाद, मुंबई, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर में। तो यहाँ पर कॉटन मिल्स काम आप हमें पढ़ेंगे। For the next time, here we will do that topic.